नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम प्रतियोगिता दर्पण जून 2026 का अंश कर रहे थे। इसमें काफ़ी कुछ किया जा चुका था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल पुरस्कार और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हमने किए हुए हैं। साथ ही हमने 2-4 लेख किए थे जिसमें कि AI समिट जो कि भारत में आयोजित हुआ था उसका पूरा डिटेल देखा था। भारत में AI समिट, AI का भविष्य और किस तरह से कंपटीशन चल रहा है और हम उसमें कहाँ पर हैं। भविष्य में AI से संबंधित सुरक्षा के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, उससे हमने रिलेटेड जितने भी बातें थी उसको चर्चा किया था। इसके अलावा हमने समुद्र में सुरक्षा और ईरान हॉर्मुज संकट इससे रिलेटेड लेख पढ़ चुके हैं। 2 लेख और बच गए हैं दोस्तों, इसके बाद ये किताब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको भी छोड़ा जाना जहाँ तक है वो उचित नहीं था, इसलिए एक सेशन में इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, भव्य का भविष्य पूछा है। प्लग एंड प्ले औद्योगिक विकास का एक नवीन युग है। औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि BHAVY को मंजूरी दी है और इस अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भव्य योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना। पहले तो वर्ल्ड लेवल का है ना, वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए औद्योगिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। फिर है विनिर्माण क्षमता को उजागर करना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कैपेसिटी है उसको और बिल्डअप करना। भारत की विकास गाथा को गति प्रदान करना, कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना और निवेशकों को प्लग एंड प्ले औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना। तो निवेशकों के लिए हमको हेल्प करना है, कारोबारियों के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करनी है और विनिर्माण क्षमता को और ज़्यादा एनहेंस करना है। तो भव्य योजना की देखिए मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, संपोषणीय और उच्च विकास दर वाली विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करने अति महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयां विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मझोले जो उद्यम होते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के अंतर्गत स्थापित होने वाली जो इकाइयां होती हैं को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना समय की मांग है। किस तरह का वातावरण? जहाँ पे लॉजिस्टिक, सतत विद्युत मतलब अनवरत कंटिन्यूअस जो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, स्वच्छ जलापूर्ति, बैंकिंग, भंडार गृह की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। तो प्लग एंड प्ले अवधारणा पर आधारित भारत औद्योगिक विकास योजना जो कि भव्य कहा जा रहा है को इसी ध्येय के साथ तैयार किया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या क्या है? विकसित भारत के लिए औद्योगिक नींव रखना, यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम ढांचे के तहत विकसित औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भव्य परियोजना को राज्यों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाएगा। तो औद्योगिक नींव रखना है हमको किसके लिए? विकसित भारत के लिए। तो राज्य और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला करके करना है। अनुमोदन के लिए परिचालन तक व्यापार करने में एक नई सुगमता। भव्य योजना के जो मूल में विनियमनकारी यानी रेगुलेटरी जो ढांचा है उसमें ढील और कारोबारी सुगमता, मतलब कि इजी टू डू हो बिजनेस। तो उसके लिए एक सुदृढ़ प्रयास नीति है जिसमें कि सुव्यवस्थित अनुमोदन, प्रभावी एकल खिड़की प्रणाली जिसको कि सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं और राज्यों के नेतृत्व में निवेशक अनुकूल सुधार शामिल है, यानी कि इन्वेस्टर के अनुकूल सुधार शामिल है। प्लग एंड प्ले औद्योगिक परिस्थिति तंत्र जो होता है, भव्य योजना प्लग एंड प्ले औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी जिससे कि उद्योगों को योजना से उत्पादन तक की प्रक्रिया में तेजी और निश्चितता के साथ विकसित होने में सहायता मिलेगी। तो औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए पूर्व अनुमोदित भूमि, सुविकसित अधोसंरचना और एकीकृत सेवाओं के साथ भव्य योजना निवेशकों के लिए विविधतापूर्ण क्षेत्र में प्रवेश बाधाओं को काफी हद तक कम करेगी। इस योजना के तहत देखिए 100 से लेकर के 1000 एकड़ तक के जो औद्योगिक पार्क होते हैं उसका विकास किया जाएगा और प्रति एकड़ 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें देखिए मूलभूत अधोसंरचना यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आंतरिक सड़कें, भूमिगत उपयोगिताएं, जल निकासी, सामान्य उपचार सुविधाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक प्रणालियां, ये पहला है। दूसरा है कि मूल्यवर्धित अधोसंरचना यानी कि वैल्यू जो एनहेंस किया जाता है। मूल्यवर्धित अधोसंरचना पहले से जो निर्मित कारखानों के शेड हैं, आवश्यकता अनुसार निर्मित इकाइयां, परीक्षण प्रयोगशालाएं और भंडारण। सामाजिक अधोसंरचना देखिए, श्रमिकों के आवास, सुविधाएं, चिकित्सालय, मनोरंजन का केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र। परियोजना की लागत के 25% तक बाहरी अधोसंरचना विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि मौजूदा नेटवर्क के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी, आवागमन एवं दूरसंचार और एकीकरण सुनिश्चित होगा। परियोजना चयन एक चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले सुधार उन्मुख और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को ही आगे बढ़ाया जाए। भविष्य के लिए तैयार, टिकाऊ और कुशल औद्योगिक पार्क। तो इन औद्योगिक पार्कों में भविष्योन्मुखी और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिजाइन किया जाएगा। निर्बाध मल्टी मॉडल संपर्कता, विश्व स्तरीय सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाहों तक सुगम एवं लागत प्रभावी तक पहुंच और अंतिम छोर तक
कुशल एवं त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति, कई बार सुना होगा पीएम गति शक्ति। तो हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को डेवलप कर रहे हैं। राजमार्ग हो गया, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाहों तक सुगम एवं लागत प्रभावी पहुंच और अंतिम छोर तक कैसा, कुशल और त्वरित मतलब फास्ट, ये पहुंच को सक्षम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के अनुरूप होगा। ये हरित ऊर्जा और संसाधनों का सतत प्रयोग, जिसमें कि एकीकृत भूमिगत उपयोगिता कॉरिडोर शामिल है, जो कुशल रखरखाव और निर्बाध औद्योगिक कार्यों के लिए बिना खुदाई यानी कि नो डिग वाला वातावरण सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क औद्योगिक अधोसंरचना के लिए नए मानदंड स्थापित करेंगे, जिससे कि विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी, अक्षमताएं कम होंगी और सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी। अब देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो भव्य परियोजना में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने की अपेक्षा की गई है, जिससे कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक और सेवाओं में पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। साथ ही महत्वपूर्ण निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी, जिससे कि पूरे देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और राष्ट्रव्यापी औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देकर और उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के सह स्थान को सक्षम बनाकर भव्य योजना घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करेगी, क्षेत्रीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देगी और लाखों लोगों के लिए नए रोजगार और आजीविका के नवीन अवसर पैदा करेगी। भव्य योजना के लाभार्थी कौन है? देखिए, प्राथमिक लाभार्थी विनिर्माण इकाइयां, लघु और मध्यम उद्योग, स्टार्टअप और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को तलाश करने वाले वैश्विक निवेशक, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमारे प्राथमिक लाभार्थी होंगे। बाकी तो है ही, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपके लघु और मध्यम उद्योग हैं, स्टार्टअप के लिए जो भी औद्योगिक बुनियादी ढांचे हैं को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे सभी इन्वेस्टर होंगे। द्वितीय लाभार्थी कौन होंगे? श्रमिक होंगे, लॉजिस्टिक प्रदाता होंगे, सेवा क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय समुदाय होंगे। भव्य योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की भूमिका क्या है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को गति प्रदान करने, घरेलू या विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए विश्व स्तरीय हरित औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। NICDC के द्वारा वर्तमान में 13 राज्यों और 20 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। NICDC ही राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के उद्देश्य से भव्य योजना के कार्यान्वयन की एंकरिंग करेगा। भव्य योजना के तहत NICDC मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगा। कौन कौन से काम करेंगे? पहले तो भूमि आवंटन, तो जो भी निर्धारित औद्योगिक पार्क हैं उनको पूर्व अनुमोदित भूमि आवंटित करेंगे। पूर्णतः विकसित अधोसंरचना और एकीकृत सेवाओं वाले औद्योगिक पार्क का विकास करेंगे। कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करेंगे। तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों में एकल खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के सहित सुव्यवस्थित अनुमोदन तंत्र शामिल होगा, जो कि तेजी से स्थापना करने में मदद करेगा। तो NICDC वर्तमान में 13 राज्यों और 20 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो कि हरित क्षेत्रीय औद्योगिक स्मार्ट सिटीज के विकास पर केंद्रित है, ताकि विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिले, निवेश आकर्षित हो और रोजगार सृजन हो। इसके अतिरिक्त NICDC कपड़ा मंत्रालय के अधीन 7 PM मित्र पार्क जो होते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि तमिलनाडु में देखिए विरुधुनगर, वारंगल, नवसारी, कुलबुर्गी, धार, लखनऊ, अमरावती, महाराष्ट्र, ये सब दिया हुआ है कि इतने जो है ये वारंगल, नवसारी, कुलबुर्गी, धार, लखनऊ, अमरावती के विकास के लिए परियोजना प्रबंध एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि कपड़ा क्षेत्र में क्या करेगा? एकीकृत विनिर्माण इकोसिस्टम को समर्थन देगा। तो टेक्सटाइल में आप देखिएगा हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं टेक्सटाइल में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे परियोजना को विकसित करते समय पश्चिमी समर्पित फ्रेट गलियारा यानी कि WDFC को इसकी रीढ़ माना गया है, जबकि पूर्वी समर्पित फ्रेट गलियारे को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे परियोजना की रीढ़ माना गया है। तो पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में क्या है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जबकि पूर्व में क्या है? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे को रीढ़ माना गया है। बाकी चेन्नई बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को रीढ़ माना गया है। पूर्वी तटीय गलियारे यानी कि EC के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा और कोलकाता चेन्नई रेल रूट को ट्रांसपोर्ट की रीढ़ माना गया है। तो भारतीय रेल में जो प्रस्तावित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो फ्रेट गलियारे थे, पूर्वी तटीय समर्पित फ्रेट गलियारे थे, संबंधित औद्योगिक गलियारों के लिए मौजूदा ट्रांसपोर्ट को ही रीढ़ माना गया है। उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये परियोजनाएं संचालित हैं। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, कुछ भी नया बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो इस योजना से क्या हो रहा है? हमारा जो विनिर्माण सेक्टर है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचा है उसको भी और मजबूती मिल रही है। तो ये जो NICDC है यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड है, वो औद्योगिक स्मार्ट शहरों में कई विशेषताएं
शामिल हैं, जैसे कि पहले से विकसित बुनियादी ढांचे के साथ प्लग एंड प्ले की सुविधा, सड़क, रेल, लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से बहुमाध्यम कनेक्टिविटी, औद्योगिक और शहरी बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना और निगरानी तथा सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग। तो इन परियोजनाओं में हरित ऊर्जा और जल पुनर्चक्रण प्रणाली जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचे शामिल हैं। भावी योजना की सफलता इसके सटीक और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। तो हमें इसमें देखिए अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक को बढ़ा रहे हैं ताकि लागत कम हो, प्रतिस्पर्धा बढ़े, विश्वसनीय बिजली पानी डिजिटल ढांचा जो कि भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर जैसी सुविधाओं का समर्थन प्राप्त हो, निरंतर औद्योगिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए गारंटी शुदा होना चाहिए। तो योजना की चुनौती आधारित चयन प्रक्रिया के तहत उच्च गुणवत्ता वाले निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को प्राथमिकता देनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिकी, वस्त्र, औद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट क्लस्टरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। भव्य परियोजना को देखेंगे कि इसकी जो मंजूरी है वो भारत की आत्मनिर्भर भारत यात्रा में से एक परिवर्तनकारी कदम है, जो कि देश के विनिर्माण क्षमता को और ज़्यादा मजबूत करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा और एक लचीली, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। और यहाँ भी ये लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से आर्थिक गलियारे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा जिसको हमने रीढ़ माना था पश्चिम का, और पूर्व में देखा था अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। कौन कौन से नाम है इसको एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। सारा इसमें हैदराबाद, चेन्नई, विजाग, ओडिशा आर्थिक गलियारा, बेंगलुरु, मुंबई। तो 11 देखिए यहाँ पे औद्योगिक गलियारों के बारे में दिया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण देखिए भारत में परिसीमन क्यों और कैसे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है लेख है और इसको भी एक बार कर लेना हमारे लिए उचित होगा। देखिए भारत में परिसीमन क्यों और कैसे में परिसीमन शब्द का अर्थ क्या है। तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी देश या प्रांत जहाँ कोई विधायी निकाय हो, ठीक है, कोई भी देश या प्रांत जहाँ पे कोई विधायी क्या हो, निकाय हो, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं या फिर हदें तय करने की कार्य की प्रक्रिया। तो परिसीमन का काम क्या होता है, एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन कितने बार किया गया है, 4 बार किया गया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो कब किया गया, देखिए 1952 में किया गया था, ठीक है, 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत किया गया था। फिर जस्ट 10 साल बाद लेकिन 11 के लिए 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत किया गया था। फिर 1973 में किया गया परिसीमन अधिनियम आया था 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम आया था। फिर 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था 2002 में। तो 1952, 63, 73 और 2002 में 4 बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये परिसीमन का काम जो है हम ऑलरेडी 4 बार कर चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2002 में किया गया था। इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में छोटा किए जाने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 370 और 35A के तहत इसे विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद किया गया। भारत सरकार के द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने असम राज्य के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए, किसके लिए, असम के लिए, है ना। 2023 में हम देख रहे हैं असम राज्य के लिए, 2020 में हम जम्मू कश्मीर के लिए कर चुके हैं। तो असम राज्य के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 में प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा संतोष हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में मौजूदा स्थिति परिस्थिति परिसीमन प्रक्रिया के संचालन के लिए अनुकूल है, तो वे आदेश करेंगे और आदेश के द्वारा इस संबंध में परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10A के प्रावधानों के तहत जारी स्थगन आदेश को रद्द कर सकते हैं और उस राज्य में के निर्वाचन आयोग के द्वारा परिसीमन प्रक्रिया के संचालन का प्रावधान कर सकते हैं। भारत में परिसीमन की प्रक्रिया में देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हैं। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों का तथा प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन संसद के द्वारा विधिवत निर्धारित प्राधिकारी के द्वारा विधिवत रूप से पुनर्समायोजित किया जाएगा। इसमें देखते हैं कि और क्या प्रावधान है कि जो पुनर्स्थापन किया जाएगा, यानी कि पुनर्व्यवस्थापन राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के द्वारा निर्दिष्ट तिथि से ही प्रभावित होगा, यानी राष्ट्रपति जो तिथि निर्धारित करेंगे उसी तिथि से प्रभावित होगा।
और जब तक ऐसा पुनर्व्यवस्थापन प्रभावी नहीं हो जाता तब तक सदन के लिए कोई भी चुनाव ऐसे पुनर्व्यवस्थापन से पहले विद्यमान क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब तक वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारित किए गए लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जैसा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अनुच्छेद 170 में देखते हैं कि अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के तहत होते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब डायरेक्ट जो चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे उसमें सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। दूसरा बता रहा है कि खंडे के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच में अनुपात जो है वो जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक समान हो। तो अनुपात यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस जनसंख्या में कितना सीट आवंटित किया जा रहा है, दोनों के बीच का जो अनुपात है वो पूरे राज्य में एक समान हो। स्पष्टीकरण दिया है कि इस खंड में जनसंख्या अभिव्यक्ति से तात्पर्य पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में पिछली जनगणना का संदर्भ जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं वर्ष 2026 के बाद ली गई जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक वर्ष 2001 की जनगणना के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या यानी कि हर विधानसभा में जो टोटल संख्या होगी सीट की और प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन होगा संसद के द्वारा विधि के द्वारा निर्धारित किसी भी प्राधिकारी और तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार का जो पुनर्व्यवस्थापन है वो तत्कालिक विधानसभा के भंग होने तक विधानसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। तो 2026 का जब तक नहीं हो जाता है तब तक 2001 का ही हम देख रहे हैं कि एक की जनगणना को संदर्भ के रूप में समझा जाएगा और जब भी जनगणना पूर्ण होती है तो उसके बाद जो अनुपात है यानी कि विधानसभा सीटों की कुल संख्या में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन है वो संसद के द्वारा जो भी निर्धारित होगा प्राधिकारी तरीके से पुनर्व्यवस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जो भी पुनर्व्यवस्थापन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश और निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा और जब तक ऐसा पुनर्व्यवस्थापन प्रभावी नहीं हो जाता तब तक विधानसभा के चुनाव ऐसे पुनर्व्यवस्थापन से पहले विद्यमान क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब तक वर्ष 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जैसे कि 1971 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया है और वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्व्यवस्थित किए गए ऐसे राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। तो भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए कुछ चरणों में विभाजित किया गया है। तो जनगणना पूरी करने के बाद संसद में सबसे पहले क्या होगा, एक परिसीमन अधिनियम पारित होगा। फिर उस अधिनियम के जो सुसंगत प्रावधान होंगे उसके तहत केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जनगणना होगी, जनगणना के बाद क्या होगा, एक परिसीमन अधिनियम पारित किया जाएगा। उस परिसीमन अधिनियम के प्रावधान जो होंगे उसके तहत केंद्र सरकार को एक परिसीमन आयोग का गठन करना होगा। परिसीमन आयोग क्या करेगी, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से क्या करेगी, पुनर्निर्धारण करेगी और अनुसूचित जातियों यानी कि एससी तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करेगी। परिसीमन आयोग के द्वारा मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किए जाते हैं और जनता की आपत्तियां यानी कि जो भी आपत्तियां होंगी उसको आमंत्रित किया जाएगा, सुझाव को शामिल किया जाएगा, परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं और फिर इन आदेशों को अंतिम रूप से आदेश जारी किया जाएगा और कानून का दर्जा प्राप्त होगा। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे न्यायालय में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह पूरी प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलने वाली कानूनी विवादों से सुरक्षित बनी रहे। परिसीमन आयोग क्या है, भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आदेश उस दिनांक से लागू होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाती है कि इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। लोकसभा और संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो भारत सरकार परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत धारा 3 के तहत किया गया था। इसमें टोटल कितने 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या जो आयोग का अध्यक्ष होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त पदेन संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो एक सदस्य होगा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है
वो आयोग का अध्यक्ष होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नामित कोई भी निर्वाचन आयुक्त इसका पदेन सदस्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो संबंधित राज्य का होगा वही पदेन सदस्य होगा। परिसीमन आयोग के द्वारा राज्य के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ 10 व्यक्तियों यानी कि सहयोगी सदस्यों को संबद्ध करेगा, जिसमें कि 5 व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य होंगे और 5 व्यक्ति उस राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे, बशर्ते कि जहाँ किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 या उससे कम हो, तो ऐसे सभी सदस्य जो उस राज्य के लिए सहयोगी सदस्य होंगे और बाद वाले मामले में उनकी सदस्यों की संख्या जहाँ 10 से कम होगी, लोकसभा की कुल सदस्यों में 5 संख्या से कम होगी। ये थोड़ा सा कठिन पैरा है, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या कहा है। परिसीमन आयोग क्या करेगा, प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के प्रयोजन से अपने साथ 10 व्यक्तियों को संबद्ध करेगा, यानी कि 10 सहयोगी सदस्यों को लेगा। उस जो 10 सहयोगी सदस्यों को लिया है ना, उसमें से 5 व्यक्ति क्या करेंगे, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य होंगे, है ना, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो होंगे, एमएलए होंगे। और 5 व्यक्ति जो होंगे उस राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, एमएलए होंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो एमपी और एमएलए दोनों होंगे। तो 5-5 सदस्य जो है ना वो राज्य विधानसभा के और 5 लोकसभा के सदस्य होंगे, 10 सहयोगी सदस्य जो हैं। और उसके बाद जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 या उससे कम है, तो ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयोगी सदस्य होंगे। और बाद वाले मामले में सहयोगी सदस्यों की कुल संख्या 10 से उतनी कम होगी जितनी उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 5 से कम है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा। एक तो पहला बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का सहयोगी सदस्य है, 5 व्यक्ति एमएलए हैं, 5 व्यक्ति एमपी हैं। और बशर्ते कह रहा है विधानसभा में अगर 5 सदस्य, बशर्ते कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 या उससे कम है। अगर 5 या उससे कम है लोकसभा वाले, तो ऐसे सदस्य सहयोगी सदस्य होंगे उस राज्य के। और सिर्फ 5 अगर हमको एमपी ही मिल जा रहे हैं तो फिर एमएलए की जरूरत उतनी नहीं है। तो प्रत्येक राज्य से इस प्रकार संबद्ध किए जाने वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के मामले में और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा विधानसभा के सदस्यों के मामले में उस विधानसभा के स्पीकर के द्वारा नामित किया जाएगा। और ऐसा करते समय सदन की अथवा यथास्थिति विधानसभा की संरचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। किसी भी सहयोगी सदस्य को मतदान करने अथवा आयोग के किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। परिसीमन आयोग की शक्तियां देखते हैं। शक्तियां क्या क्या हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियों को ये धारण करता है। इसकी स्वयं की एक कार्यप्रणाली है। तो परिसीमन आयोग के पास किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति से ऐसी बातों या मामलों पर कोई भी जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होती है जो कि आयोग की राय में आयोग के विचाराधीन किसी भी मामले के लिए उपयोगी है। तो परिसीमन आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 46 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन देखिए। प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों और प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों को जिन्हें 1971 की जनगणना के आधार पर पुनर्समायोजित किया गया है, एकल सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करता है। और वर्ष 2001 में हुई जनगणना में निर्धारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन करता है। ऐसा करते समय वह संविधान के उपबंधों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम 2002 के धारा 9 के निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन से उपबंधों को ध्यान में रखेगा, सभी निर्वाचन क्षेत्र जहां तक संभव हो भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय मतलब उन भौगोलिक क्षेत्रों का परिसीमन करते समय उनकी भौगोलिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों, मौजूदा जो सीमाएं हैं, संचार सुविधाएं हैं, जन सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ की जो भी लोकल परिस्थिति है उसका ख्याल रखा जाएगा। और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी कि पूर्णतः एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आए। जिन चुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं उन्हें राज्य के अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा और जहां तक हो सके उन इलाकों को बनाया जाएगा जहां उनकी आबादी का अनुपात कुल आबादी से काफ़ी ज़्यादा है। परिसीमन का औचित्य क्या होता है, देखिए परिसीमन लंबे समय से न भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक शांत लेकिन बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन अब यह एक बढ़ती हुई राजनीतिक बहस केंद्र में आ गया है। आज़ादी के बाद देखते हैं कि दशकों में यह प्रक्रिया नियमित रूप से पूरी की जाती रही है, लेकिन आखिरकार इसे इस तरह से रोक दिया गया जिसने देश के प्रतिनिधित्व के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। संघवाद की यह मांग है कि संसदीय संरचना सभी राज्यों के हितों को समान रूप से वहाँ पे रक्षा की जानी चाहिए। और दूसरी ओर क्या है कि राजनीतिक समानता यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो ताकि प्रत्येक मत का मूल्य एक समान आए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए वोटों का मूल्य बराबर होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद जो 81 है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है, इसलिए यह जरूरी है कि चुनावी क्षेत्रों की जनसंख्या एक समान हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 331 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोकसभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे, राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं हो और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनका चुनाव संसद के द्वारा विधिवत किया जाएगा।
खंड 2 क्या है देखिए, अनुच्छेद 331। अब ये सभी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हर अनुच्छेद, क्योंकि परिसीमन की बात चल रही है तो अनुच्छेद 81 भी इंपॉर्टेंट है, 331 इंपॉर्टेंट है। इसका खंड 2 देखिए, लोकसभा में प्रत्येक राज्य को इतनी सीटें आवंटित की जाएंगी कि उन सीटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात जहां तक संभव हो कि सभी राज्यों के लिए समान हो। और प्रत्येक राज्य को जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात हो, मतलब जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ से प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा। इसी को लेकर विवाद हो रहा है कि जिन राज्यों ने भाई जनसंख्या को लिमिट करने के लिए जो प्रयास किए तो वहाँ पे जनसंख्या तो कम हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व कम हो जाना चाहिए। तो देखिए, खंड के उपखंड क में के प्रावधान के अनुसार बता रहा है कि लोकसभा में किसी भी राज्य को सीटें आवंटित करने के उद्देश्य से तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक ना हो। तो 60 लाख से अधिक की जनसंख्या होगी तभी किसी राज्य को सीट आवंटित करने के उद्देश्य से ये लागू होगा। तो इस अनुच्छेद में जनसंख्या अभिव्यक्ति का तात्पर्य पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित कर दिए जा चुके हैं। तो हम देखेंगे पिछली जनगणना के संदर्भ में जैसे अभी के प्रासंगिक आंकड़े पहले से प्रकाशित हो चुके हैं। 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया है। जो आर्टिकल 81 है, यानी कि अनुच्छेद 81 पुनर्वितरण में भी राजनीतिक समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या और संसद में उस राज्य को आवंटित सीटों के बीच का अनुपात एक समान हो। उपर्युक्त दोनों ही सिद्धांतों की अनुपालना परिसीमन के द्वारा सुनिश्चित हो पाती है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि परिसीमन के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यह लाइन हमारे लिए हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, यह ऐसे में भी और जीएस के आंसर लिखने में भी, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। ठीक है, परिसीमन का मुख्य सिद्धांत यही है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व के लिए डिजाइन किया गया ताकि प्रत्येक वोट का क्या हो, समान महत्व हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 ने यह इस प्रक्रिया को इस प्रकार स्वरूप प्रदान किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को सुगठित बने रहे और साथ ही प्राकृतिक विशेषताओं जहाँ तक कि संभव हो मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसका वितरण परिवर्तन होता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का तेजी से विस्तार होता है जबकि अन्य क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो समय समय पर परिसीमन न होने पर असंतुलन का प्रतिनिधित्व को बिगाड़ देता है और कुछ मतदाताओं का प्रभाव दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा हो जाता है। इसलिए समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए जनसंख्या के नवीन और सुसंगत, जो भी हम जनगणना करते हैं तो नवीन और उसके सुसंगत आंकड़ों प्राप्त हो जाने के साथ ही परिसीमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विगत वर्षों में हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा रही और जो दक्षिण के राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो प्रति निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण है वो असमान हो गया। अब जो है यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे जैसे अलग क्षेत्रों में आबादी असमान रूप से बढ़ती है तो संसद में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसी अनुसार समायोजित हो जाते हैं। जिन राज्यों में आबादी में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जहाँ पे कम हुई है वहाँ पे कम मिलेंगी। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीय दल अधिक सशक्त हो गए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके देख लीजिए, केरल में साम्यवादी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, पूर्व टीआरएस, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो महाराष्ट्र में शिवसेना। इन राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों ने न केवल अपनी सरकारें बनाई वरन केंद्र में गठबंधन सरकारों में हिस्सेदारी प्राप्त की। तो इन राज्यों के राजनीतिज्ञों को यह आशंका रही है कि यदि हालिया जनगणना के आधार पर लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है तो उनके राज्यों में लोकसभा की सीटों की तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगी, तो केंद्रीय विधायिका में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। इसके विपरीत अधिक जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत के जो राज्य हैं अधिक सीटें हैं, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व अधिक हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हुई चिंताएं जो है दक्षिणी राज्यों की है। प्रत्येक नवीन जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया गया। यह सवाल सिर्फ संख्याओं की निष्पक्षता का नहीं था बल्कि अलग अलग राज्यों के बीच परिणामों की निष्पक्षता का भी था। तो इस समस्या का हल करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1976 में देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को फ्रीज कर दिया। इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए? तो पहला तो ये हुआ कि प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा की सीटें यथावत रहीं। जनसंख्या में बदलाव से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। परिवार नियोजन की नीतियां लागू करने के लिए राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। तो सीटों के बंटवारे को फ्रीज करने के पीछे के तर्क को समझाते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है कि भारतीय राजनीति एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से हटकर कम जन्म दर को पुरस्कृत करने की दिशा में बढ़ गई। 2002 में हम देखते हैं कि परिसीमन का शिथिलीकरण होता है,
2001 की जनगणना होती है, उसके बाद राज्यों के बीच में जनसंख्या वृद्धि में असमानता, जनसंख्या का आकार, वितरण और भी अधिक स्पष्ट हो गया। तो समस्या के तात्कालिक समाधान के रूप में 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए। हालांकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं समय समय पर फिर से तय की गई और आरक्षित क्षेत्रों को अपडेट किया गया, लेकिन प्रत्येक राज्य को आवंटित जो भी सीटें थी उनकी कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो परिसीमन की प्रक्रिया एक सीमित रूप से जारी रही, जिसमें आंतरिक समायोजन की तो अनुमति थी, लेकिन राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के व्यापक सवाल को जस का तस छोड़ दिया गया। तो सीटों के पुनर्वितरण पर लगाई गई रोक ने तात्कालिक राजनीतिक चिंताओं का समाधान तो कर दिया, लेकिन इसने एक गहरे सवाल को टाल दिया। एक बदलते और विकासशील देश में प्रतिनिधित्व का स्वरूप किस तरह से विकसित होना चाहिए। जैसे जैसे परिसीमन का अगला चरण करीब आ रहा है, इस संतुलन की एक बार फिर से परीक्षा होने की संभावना है, और इस दौरान लिए गए निर्णय भारत की लोकतांत्रिक संरचना के भविष्य का आकार देंगे। हर हिस्सा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर लेख हमारे दृष्टिकोण को और ज़्यादा व्यापक करता है, किस तरह से हम समस्याओं का सामना करते आए हैं और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2 लेख यहाँ पे समाप्त होते हैं और इसी के साथ प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण लेखों के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे अन्य किसी सेशन में नए विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।